नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेन्युइन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10वीं क्लास के मॉडल पेपर, यानी कि एक तरीके से पेपर ही मान लीजिए जिसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हमने 12th क्लास के मॉडल पेपर भी जारी किया था, उसमें भी हमारे 100% में से लगभग ये मान के चलिए 90% क्वेश्चन मिले हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। बच्चों का हमने बात भी की है, हमारे कमेंट्स वगैरह भी आए हैं कि सर आपने बहुत अच्छा पेपर बताया। तो आज हम उन 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, वो 10th क्लास वाले जो 10वीं के विद्यार्थी हैं जो एसएसटी का एग्जाम देंगे और उनको डर लग रहा है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं और एक मॉडल पेपर और हमारा जारी होगा। लेकिन इन दोनों में जो ये आज का मॉडल पेपर होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको पूरे में से पूरे एग्जाम में नंबर दिलाने के लिए इस मॉडल पेपर को अगर आप पढ़ते हो तो पूरे में से पूरे आपके नंबर आ सकते हैं। तो बात करते हैं हम आज का जो हमारा मॉडल पेपर फाइनल है। अगर आपको देखिए, पहला जो मॉडल पेपर है जिसमें से पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। हम मौर्य सम्राट की बात कर रहे हैं यहां पर। तो मौर्य जो सम्राट था यानी संस्थापक, एक तो संस्थापक तो आपको याद करने ही करने हैं। संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम सम्राट कौन था? अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें क्या है, कई बार मुगल कब आता है तो मुगलों का अंतिम समझ जाते हैं कि मौर्य मुगल, बहुत डिफरेंस है। कई बच्चे ऐसे करते हैं बहादुर शाह जफर कर जाते हैं, जबकि इसका आंसर है बृहदत्त। नेक्स्ट, लोहा एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था? लोहा एवं रक्त की नीति, अब आपको पता होगा इसमें कौन है। आंसर क्या है इसका? बलबन। बलबन। मैं आपको ज्यादा छोटे क्वेश्चन है उनके लगभग सबके आंसर बताऊंगा, जिनके नहीं बताएं वो आप कर सकते हैं और थोड़ा बहुत जहां तक है आपको समझाने की भी कोशिश की जाएगी पूरी इसमें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई, यानी कौन से क्षेत्र में हुई, उसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर जनसंख्या वृद्धि, देखो संख्या वृद्धि, इसका टॉपिक भी हमने डाल रखा है। जनसंख्या वृद्धि का हम पहले पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है कि प्रत्येक यानी कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान पर जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय में जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग क्या है। नीति आयोग के बारे में आपको याद करना है। आयोग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली विद्युत रेल का नाम क्या है। जो मतलब विद्युत शुरुआत की रेल की बात नहीं करें, कब शुरू की गई थी उसकी हमें कोई बात नहीं, हम सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, या ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतना ही पूछ रहा है कि विद्युत रेल की स्थापना हुई थी, उसका नाम क्या है, पहली वाली का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, बाकड़ नांगल परियोजना को समझाइए। बाकड़ नांगल परियोजना है, बाकड़ नांगल वो कहां पर बनी हुई है और कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है। ये अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। इनका जो वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इन लेसनों का, जिसके अपन क्वेश्चन बनाए हैं। लगभग इतने सारे क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको आंसर मिल जाएंगे। बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, आप वहां जाकर इनका आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट, गन्ने व चावल के भौगोलिक उत्पादन को समझाइए। गन्ना और चावल दोनों फसलों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, गन्ना आपको पता है कौन सी फसल है और रबी और गेहूं कौन सी फसल है। चावल की फसल की बात करें तो चावल किस में होती है। चावल के जो प्रकार, वो फसलों का प्रकार होते हैं एक तरीके से, तो किसमें 10th क्लास की एसएसटी की बुक में नहीं है। हम बात करें प्रकार, 3 प्रकार की फसलें होती है, अमन, ओस और बोरो, ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत में कृषि के विविध कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर कृषि के रूप समझाइए। भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर हम बात कर रहे हैं यहां पर उपयोग के आधार पर।
किसके आधार पर? उपयोग। अगर हम उपयोग की बात करें तो उपयोग थोड़ा अलग हो जाता है, और एक होता है ऋतुओं के आधार पर। इसको कंफ्यूज मत करना, ऋतुओं के आधार पर। उपयोग के आधार पर जो फसलें थी, खाद्य फसलें, औद्योगिक फसलें, नकदी फसलें, मुद्रादायन फसलें और बागानी फसलें, अगर आपको याद हो। खाद्य फसल क्या होती है? ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। औद्योगिक फसल, ऐसी फसलें जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है, औद्योगिक फसलें कहलाती है। नकदी या मुद्रादायनी फसलें क्या होती है? ऐसी फसलें जो सीधे मार्केट में दी जाती है, यानी कि उनको अपन घर में नहीं रख सकते एक तरीके की, तो मुद्रादायनी फसलें हो जाती है। कपास है, सरसों है ना। और बागानी फसलें क्या होती है? ऐसी फसलें जिनको बड़े बड़े बागानों और उद्यानों में उगाया जाता है। नेक्स्ट, बॉक्साइड और अब्रक पर लघु टिप्पणी लिखी है, यानी बॉक्साइड के बारे में वर्णन करना है। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? भारत के जनसंख्या घनत्व को समझाइए। देखिए, इस लेसन में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भी समझा रखा है और भारत का जनसंख्या घनत्व भी समझा रखा है। तो इस बात को आप निश्चिंत रहिए, आप ध्यान रखिए इस बात का कि भारत का जनसंख्या घनत्व आए तो भारत का समझाना है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व आए तो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको लिखना है। अगर घनत्व के बारे में आए तो राजस्थान का वर्णन करना है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। सर्वाधिक राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में? जयपुर जिले में। सबसे कम कहां पर है? जैसलमेर। अगर हम बात करें यहां पर भारत की, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है? सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वह बिहार का है 1102 और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है और वही आपको लिखना है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे थे। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इस लेसन में से आपके क्वेश्चन 100% आएगा। चाहे लिंगानुपात है, जनसंख्या घनत्व है, लेकिन हमारी दृष्टि से जनसंख्या घनत्व मोस्ट है। नेक्स्ट, किन्हीं 2 संचार सेवाओं का वर्णन कीजिए। 2 संचार सेवाएं आप कोई सी भी ले सकते हैं। 2 संचार सेवाएं, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट। ठीक है, उनमें से 2 आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट, भारत के अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को समझाइए। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को 3 है भाई, प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, 3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। देखो, प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि से संबंधित, पशुपालन, ठीक है, ये जो क्षेत्र है पूरी तरह इसको सेवा से इसको ये क्या है, प्रकृति पर निर्भर रहता है। ठीक है, इसमें यह द्वितीयक जो क्षेत्र है इसमें वस्तु का विनिर्माण होता है। याद रखना, वस्तु का विनिर्माण होता है। विनिर्माण कैसे होता है वस्तु का? कि विनिर्माण कहते किसे हैं? देखिए, मूल्य, आकृति में परिवर्तन होना किसी वस्तु के, तो क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, गन्ने को फैक्ट्री में ले गए, वहां पर क्या बन गई? चीनी बन गई। तो इसके मूल्य में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया भाई। गन्ना कम पैसे का आ रहा था, चीनी का मूल्य बढ़ गया। और इसकी आकृति, पहले गन्ना, फिर उसके बाद में क्या हो गया? चीनी। दोनों में क्या हो गया? परिवर्तन। तो ये होता है विनिर्माण। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? विनिर्माण होता है। तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तृतीय जो क्षेत्र होता है इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्षेत्रक भी कह सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को। ठीक है, उदाहरण आ जाए तो आप लिख सकते हो। सेवा क्षेत्रक में परिवहन सेवा है, बैंकिंग है, वाणिज्य बैंक है, और भी अनेक सेवाएं हैं जिनको आप
लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। देखो आर्थिक नियोजन अगर आपको समझना है तो समझिए, रटने की बजाय आप समझ भी सकते हो। देखो इनको आराम से समझ सकते हो कि इसमें कृषि वगैरह क्या है शामिल की जाती है। अगर हम बात करें आर्थिक नियोजन, देखो एक सेकंड, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, नियोजन का आर्थिक यानी क्या होती है, अपनी स्थिति, एक तरीके से गरीबी वगैरह कैसी स्थिति है उसकी, कई बार अपन देखते हैं एग्जाम, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अपने घर वाले भी कहते रहते हैं किसी बच्चे के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, मतलब वो गरीब है। तो नियोजन मतलब एक तरह का कार्यक्रम, योजना। ठीक है, तो गरीबी को दूर, क्या है आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है, गरीबी को दूर करना। ठीक है, अगर हम बात करें इसके आगे तो और भी अनेक ऐसे, अब गरीबी को दूर करने के लिए आपको क्या क्या है, रोजगार प्रदान वगैरह, आय में वृद्धि वगैरह, तो सारे क्या है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। नेक्स्ट, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को समझाइए, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के प्रकार समझाइए। 6 प्रकार की बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं, देखिए वह व्यक्ति जो काम करने योग्य हो जाए और उसे अगर काम नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। लेकिन उसकी काम करने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो उसी स्थिति में व्यक्ति क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी के प्रकारों की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी के जो प्रकार हैं वो 6 हैं। 6 प्रकार हैं आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 6 प्रकार है, जिसमें से प्रचंड बेरोजगारी है, समृद्ध बेरोजगारी है, और मौसमी बेरोजगारी है, छिपी बेरोजगारी है, प्रचंड छिपी या प्रचंड बेरोजगारी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, साक्ष्य संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। संस्थागत तथा गैर संस्थागत, देखिए संस्थागत और गैर संस्थागत यानी कि ये संस्थाएं हैं, क्या संस्थाएं, किससे संबंधित, पैसे देने से संबंधित। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, साक्ष्य संस्थाएं जिसमें एक तो गैर है और एक तो गैर है संस्थागत और एक संस्थागत ही है। संस्थागत समझ लीजिए, गैर संस्थागत। देखो संस्थागत में तो क्या है, गवर्नमेंट वाले आ जाते हैं, जैसे बैंक है, कोई फाइनेंस कंपनी है लिमिटेड जो गवर्नमेंट से संबंधित है। ठीक है, ये तो आ जाते हैं संस्थागत। और गैर संस्थागत क्या होता है, जैसे मित्र, जमींदार, साहूकार, ये है। तो ये क्या है, गैर संस्थागत है। कहने का मतलब अगर इनकी बात करें तो इनमें कागजी कार्रवाई होती है। अगर आप डिफरेंस की बात करें, इसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है, कोई जानकार होता है उससे काम चल जाता है, पैसे वगैरह दे देते हैं। इसमें सरकार के नियमों का पालन होता है, इसमें कुछ पालन नहीं होता है। डिफेंस हो गया एक तरीके से, और इसको आप परिभाषा में भी यूज कर सकते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, इसके आगे आप देख लेना, बैंक किसे कहते हैं, बैंक के कार्य लिखिए। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अथवा में। बैंक किसे कहते हैं, बैंक एक ऐसी संस्था है जो बचत करने वाले व्यक्तियों के जो पैसे हैं उनको जमा करती है और सुरक्षित रखने का कार्य करती है, एक ऐसी संस्था है। ठीक है, बैंक के कार्य अगर हम बात करें तो हमारी राशि को क्या है, जमा राशि को क्या करता है, स्वीकार करता है। यार जमा राशि को क्या करता है, स्वीकार करता है, और हमें जरूरत पड़ने पर वापस पैसे भी लौटाता है बैंक। इसके अलावा कई कार्य हैं। चेक की बात करें तो चेक एक ऐसा आदेश होता है जिसके में उसकी संख्या, उसकी जितनी संख्या होती है उस चेक पर जितनी राशि अनुमानित होती है उसको जाकर बैंक में जमा कराने पर वो जितना पैसा, जितनी उसकी लिखा होता है उस पर, तो वो पैसे देने का वादा करता है। कागज होता है क्या, चेक। चेक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है। एक तो रेखांकित चेक होता है और एक गैर रेखांकित चेक।
जो गैर रेखांकित चेक होते हैं और उनमें सारे सेम होते हैं, बस जो गैर रेखांकित जो चेक होता है वो आपके अकाउंट में यानी आपके खाते में ही क्या है, चेक खाते में ही क्या है वो क्लियर होता है, जो रेखांकित चेक वाला होता है। नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, वो देख लेना। नेक्स्ट, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। उपभोक्ता किसे कहते हैं, साधारण अधिकार आप पढ़ लेना। उपभोक्ता किसे कहते हैं, बात करते हैं उपभोक्ताओं की। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को मूल्य देकर खरीदता है और उसका उपयोग या उपभोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है। अधिकारों की बात करें तो चुनने का अधिकार यानी माल में सुरक्षा का अधिकार भी है, पढ़ाई से संबंधित अधिकार भी है कि व्यापारी वगैरह, तो आप देख लेना। नेक्स्ट है आरटीआई क्या है, आरटीई क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सही यानी सूचना पाने का अधिकार, 2005 में लागू हुआ था। ठीक है। महाजनपदों का उल्लेख करते हुए यानी सभी महाजनपदों का उल्लेख करते हुए राजस्थान के महाजनपदों का उल्लेख कीजिए। हम राजस्थान के 4 जांगल, शेर, सूरसेन, सिवी, इन प्रदेशों को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का परिचय देते हुए, सिखों के जो गुरु थे उनके बारे में, गुरु नानक देव का परिचय देते हुए सिख धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं थी, सिखों की प्रमुख शिक्षाएं थी, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। ये बड़े प्रश्न है 3 से 4 नंबर के। 1919 से लेकर 1939 तक की घटनाओं में से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। अब 1919 ये अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, आपके पहले क्लास हुई थी 1919 से लेकर 1939, 1919 से लेकर 1947। अगर हम बात करें 1919 की तो देखिए रोलटेक्ट अधिनियम है, सविन विज्ञा आंदोलन है, साइमन कमीशन है और साइमन कमीशन है, खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है और इतने सारे आंदोलन है जिनमें से आपको को ही याद करना है या आप सारे पढ़ सकते हो, कोई से भी 2 आपसे पूछे जाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न आता है इसमें से, 100% 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इन घटनाओं में से, तो अच्छी तरीके। नेक्स्ट थोड़ा सा बता दे तो आप सब जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ये तो नॉर्मल बात है, आप सब जानते होंगे। साइमन कमीशन क्या था, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। नेक्स्ट अगले, इटली एकीकरण और जर्मन एकीकरण को समझाइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इटली एकीकरण और जर्मन एकीकरण, दोनों में से एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ये भी अथवा में क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करें पॉलिटिकल में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं देखिए, और 6 से 6 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल साइंस में से। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र के विभिन्न रूपों को समझाइए। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है, क्रेटिया शब्द वगैरह से बना हुआ है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ठीक है। लोकतंत्र के विभिन्न सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की अगर हम बात करें, उच्चतम न्यायालय के संगठन और क्षेत्र अधिकारों का वर्णन कीजिए, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य मंत्री परिषद के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, यह भी अच्छा प्रश्न है। विधानसभा के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, यह भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। अब अगर हम भारत के मानचित्र की बात करें, मानचित्र, भारत के मानचित्र की अगर हम बात करें, ठीक है, भारत के अगर हम मानचित्र की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है अमृतसर राज्य, तो पूछ ही सकता है, राज्य की हमने ट्रिक बता रखी है, उसकी लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो में, आप जाकर पहले राज्य निश्चित कर लीजिए और फिर इन जगहों को वहां पर भर के देखिए कि ये कौन से राज्य में है। अभी तक अपने पास इतना टाइम है आपके पास कि आप इसको आराम से देख सकते हो। अमृतसर पंजाब, पुणे महाराष्ट्र, साबरमती गुजरात, दांडी गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, पोरबंदर गुजरात, बारदोली चंपारण बिहार, चौरी चौरा यूपी और वाराणसी यूपी। तो आप इनको देख सकते क्वेश्चनों को। अगर आपको क्वेश्चन का पेपर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ये 100% आपके पेपर के चलिए, आप बिल्कुल 90% से ज्यादा आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे और आप आराम से इन क्वेश्चनों को बैठकर अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है।
नेक्स्ट फिर मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, उसमें थोड़े आपको आंसर भी इसको भी सोल्व करा देंगे थोड़ा बहुत उस दिन, और वहां से भी नए क्वेश्चन आपको और अवेलेबल करवा देंगे। इनमें से आपके 100% कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपको 100% तैयारी यहीं से हो जाएगी। जय हिंद।